मैं सुरेश भारद्वाज, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गागड़वास, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लाइव सेशन में कक्षा 10-1 पॉलिटिकल साइंस और उसका पार्ट 2 कार्यपालिका आगा अध्ययन हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले सेशन में हम कार्यपालिका के इस अध्याय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कार्यपालिका भाग 2 में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कार्यपालिका में राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति के बारे में सारी विस्तृत रूप से अध्ययन किया है और अब हम आज मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री इस विषय में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के 74 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो उसको सलाह देगी, परामर्श देगी और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो इस विषय को हम थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं कि मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं, मंत्रिमंडल क्या होता है, सारा विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद वह समूह होता है मंत्रियों का जो कि पूरी तरह से एक सामूहिक रूप से राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करता है। और मंत्रिपरिषद में किस प्रकार मंत्रियों का समावेश किया जाता है, इस प्रकार होता है, वो मैं आपको बताता हूं। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले कैबिनेट, मंत्री। दूसरे तरह के राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब हम इन तीनों प्रकार के मंत्री विस्तृत पढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयों के जो मंत्रालय होते हैं उनके मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री कहलाते हैं। इस स्तर के मंत्रियों को सभी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है। प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करते समय इनकी वरिष्ठता, इनकी योग्यता का पूरा ध्यान रखता है और ये मंत्री पूरी तरह से पूरे भारत का विभिन्न मंत्रालयों का प्रशासन चलाते हैं। यानी सर्वप्रथम हम ये कह सकते हैं कि वरीयता के आधार पर जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, उनका स्थान सर्वोपरि होता है। वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के साथ बैठकों में भाग लेते हैं और अपने मंत्रालय से संबंधित सारी गतिविधियों को, प्रशासनिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अब हम देखेंगे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, किसी व्यक्ति को जब राज्य मंत्री बनाया जाता है तो वो उसको कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, जिस डिपार्टमेंट के, जिस मंत्रालय के, जिस विभाग के अधीनस्थ उनको मंत्रालय दिया जाता है और कई बार इनको इन मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार यानी वो उस डिपार्टमेंट में, उस विभाग में स्वतंत्र रूप से भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो हैसियत के अनुसार ये कैबिनेट मंत्री से
इनका निम्न रहती है। राज्य मंत्री कभी भी प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई कैबिनेट स्तर की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। और अब बचता है हमारा उप मंत्री। ये उस प्रकार के मंत्री हैं जिनको कि कैबिनेट और राज्य स्तर के मंत्री की सहायता के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जो कि पूरी तरह से सरकार को चलाते हैं और अपना जो विभाग का कार्य है वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। और उससे नीचे के जो कहलाते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, हालांकि मंत्री उनको विभाग जरूर मिला होता है, लेकिन वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से उस डिपार्टमेंट के, उस मंत्रालय के कार्यभार को अंजाम नहीं दे पाते, प्रशासनिक कार्यों में नहीं कर पाते। उन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री की सहायता करनी होती है। और उप मंत्री में केवल इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार के मंत्री कैबिनेट स्तर और राज्य स्तर के मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और मोस्टली ज्यादातर उप मंत्री संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, जब किसी मंत्री की तरफ से जवाब देना होता है किसी सांसद को किसी विषय के ऊपर, तो ज्यादातर समय में उप मंत्री के द्वारा ही जवाब दिया जाता है। और मुख्य तौर से अंतर यही है कि कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में भाग लेते हैं और राज्य मंत्री बैठकों में भाग नहीं लेते और इनकी तो जरूरत ही नहीं होती। तो ये तीन प्रकार के जो मंत्री हैं, इन सब के सामूहिक इकट्ठा होने पर ही मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। यानी मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। कई बार प्रश्न बच्चों ये आ जाता है कि मंत्रिपरिषद, और इसको हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं ना, कैबिनेट स्तर के मंत्री को हम मंत्रिमंडल का भी नाम देते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बताइए। तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है वो तीनों प्रकार के मंत्रियों को, इसमें प्रत्येक स्तर के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। और मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल किए जाते हैं। मोस्टली ये मुख्य अंतर है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शामिल किया जाता है और मंत्रिपरिषद में पूरे इस मंत्री परिषद को, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री भी और उप मंत्री भी शामिल किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद का जो है वो सारा पूरी मंत्रिपरिषद सलाह देती है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है। और जो कैबिनेट स्तर के हैं, इनकी मंत्रिमंडल है, वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल ही सरकार चलाने के काम करता है। यानी सारे महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण कार्य, प्रशासनिक कार्य, विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, सारे के सारे कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही तय किए जाते हैं। ये रहा आज का हमारा मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के बारे में, जो कि कार्यपालिका के अंदर आता है। अब हम इसके साथ साथ ये देखेंगे कि मंत्री, जो प्रधानमंत्री है, उसके साथ साथ मंत्रिमंडल जो कार्य है, मंत्रिमंडल के पहले कार्य देखेंगे कि मंत्रिमंडल कौन कौन से कार्य करता है। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की, जो मैंने अभी बताया, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, ये सारे हो गए। और इसके साथ साथ मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर होगा। मंत्रिमंडल के कार्य, हमारे मंत्रिमंडल क्या काम करता है? मंत्रिमंडल के कार्य, मंत्रिमंडल के कार्यों के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे कि जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रीय नीति का निर्माण करता है। राष्ट्रीय नीति हमारी मंत्रिमंडल के द्वारा नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है कि भारत किन मामलों में किस प्रकार से कार्रवाई करने जा रहा है, या उसकी सोच
किस विषय को लेकर क्या है, रक्षा के मामले में किस प्रकार की गतिविधि अपनाई जाएगी, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार अपनाई जाएगी, यानी कि हमारे देश की जो मुख्य अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो नीति है उसको निर्माण करने का काम मंत्रिमंडल का है। मंत्रिमंडल ही इस बात को डिसाइड करता है कि किसी देश के साथ संबंध स्थापित करते समय हमें किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार के संधि समझौते किए जाने हैं, क्योंकि संपूर्ण कार्य राष्ट्र नाम से ही किया जाना है, लेकिन उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति मंत्रिमंडल के माध्यम से ही की जाती है। राष्ट्रीय नीति का निर्माण। इसके साथ साथ दूसरा हम बताएंगे कि विदेश संबंधों का संचालन। विदेश संबंधों का संचालन, विदेशों के साथ राजनीतिक कूटनीतिक संबंध स्थापित करते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि वो जिस कार्य उस कार्य को अंजाम देने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। यानी अभी मैंने जिस विषय को बताया कि संवैधानिक क्या राष्ट्रपति हैं, संपूर्ण देश की सभी गतिविधियां चाहे आंतरिक हैं चाहे बाह्य हैं राष्ट्रपति के नाम से चलाई जाती हैं, उनके नाम से ही किए जाते हैं। तो लेकिन विदेशी संबंधों का संचालन जिस प्रकार से भी किया जाए, संधि समझौतों के तहत या रक्षा आदान प्रदान मामलों के तहत या व्यापार के माध्यम से भी, तो वो सभी कार्य नाम राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाएंगे, नाम से किए जाएंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट, उसको कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो मंत्रिमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है। मंत्रिमंडल ही इस बात पे निर्णय लेता है कि किस प्रकार से हमें विदेशों के साथ अपने संबंध कायम करने हैं या उनका जो संबंध का जो तरीका है वो किस प्रकार से होगा। वैधानिक कार्य भी हैं मंत्रिमंडल के। आप जानते हैं कि वैधानिक कार्यों में हम जितना भी काम होता है कानून बनाने से संबंधित है। संसद का जो मेन काम है हमारा कानून बनाने का, और उस कानून बनाने का जो कार्य है उसको एग्जीक्यूट, उसको करने की जो प्रोसेस है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल ही इस बारे में निर्णय लेता है कि किस विषय के ऊपर कानून बनाया जाना है, संसद का सत्र कब बुलाया जाना है और कब अधिवेशन होगा, कब उसके अंदर किसी विधेयक के बारे में चर्चा की जाएगी और किस किस प्रकार से इस गतिविधि को आगे अंजाम दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बारे में हम अगला पॉइंट देखेंगे कि वित्तीय कार्य। मंत्रिमंडल के द्वारा ही सारा कार्य वित्त संबंधित कार्य किया जाता है। मतलब आप समझिए कि बजट प्रस्तुत करने का काम है, बजट को तैयार करने का काम है, नए कर लगाने के बारे में है, राष्ट्रीय आय बढ़ाने के तरीकों के बारे में है, विभिन्न ऐसे तरीके जिससे वित्त के मामले में देश को आर्थिक लाभ हो, वो सारी गतिविधियां करने का जो कार्य है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और मंत्रिमंडल ही इस बात के लिए जिम्मेदार बनता है कि देश के वित्तीय कार्य को आगे बढ़ाए, संसद में बजट प्रस्तुत करे, संसद के अंदर रक्षा बजट, रेल बजट, जिस प्रकार से भी जो वित्त संबंधी मामले होते हैं वो सारे मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति बजट सत्र से पूर्व जो भाषण देता है वो भाषण भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही देश के सामने मंत्रिमंडल के ही विचार प्रस्तुत किए जा सके। अगला है नियुक्ति संबंधी कार्य। हमने राष्ट्रपति को पढ़ते समय ये ध्यान दिया था कि राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्तियां करता है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं,
हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप में वो सारी नियुक्ति मंत्रिमंडल के अनुसार, मंत्रिमंडल की सिफारिश के अनुसार ही राष्ट्रपति करता है। यानी उन सभी आयोगों की जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा जो भी उच्चतम न्यायालय में जजेस की नियुक्ति की जाती है, वास्तव में वो जो लिस्ट होती है अनुशंसा के, अनुमोदन की, वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार की जाती है। यानी राष्ट्रपति के पास स्वतंत्रता नहीं है इस मामले में कि वो किसी अपना स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति को किसी पद पर अपनी मर्जी से चुन सके। तो यहाँ भी नियुक्ति संबंधी कार्य भी, चाहे वो भाषा आयोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हैं, चाहे वित्त आयोग हैं, चाहे हमारे यूपीएससी के चेयरमैन हैं, सारे के सारी जितनी भी नियुक्ति होती हैं, वो चाहे विदेश में राजदूत से संबंधित नियुक्ति हैं, वो सारी की सारी मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। यानी कि जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 74 में जो व्यवस्था की गई है मंत्रिपरिषद की, और जिसके अंदर मंत्रिमंडल मुख्य तौर से भूमिका निभाता है, कैबिनेट स्तर का मंत्रालय, तो वो ही अपने आप में सर्वोपरि है। उसी की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है। और अब हम मंत्रिमंडल के कार्य के पश्चात हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है प्रधानमंत्री। कौन होता है प्रधानमंत्री, किस प्रकार से कार्य करता है, उसका चुनाव कैसे होता है और कौन कौन से कार्य करते हैं, और उसके पश्चात प्रधानमंत्री की स्थिति भारत की इस संवैधानिक व्यवस्था में क्या है। प्रधानमंत्री, अभी हमने इस विषय पे चर्चा किया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, और उसमें 2 प्रकार से कार्यपालिका में बताया गया हमारे कि जो हमारे देश का जो संवैधानिक जो मुखिया है, देश का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति को बनाया गया है, और जो हमारे देश का वास्तविक मुखिया है, राज्य का मुखिया कह सकते हैं या सरकार का मुखिया कह सकते हैं, सरकार का मुखिया वो है प्रधानमंत्री। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। और इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि संविधान के अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को प्रशासन चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होगी, और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो यानी एक तरह से प्रधानमंत्री की स्थिति वो सरकार के मुखिया के तौर पर है। तो प्रधानमंत्री चुना जाएगा कौन, कैसे, देखिए कि प्रधानमंत्री कौन चुना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, उस लोकसभा के चुनाव में जिस दल के नेता को सर्वाधिक सीटें मिलती हैं लोकसभा में, यानी बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ये संवैधानिक परंपरा है। ये संविधान में मंत्री नियुक्त किया जाए जिस व्यक्ति की पार्टी का या गठबंधन का लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, उसी बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती हैं कि राष्ट्रपति के पास कुछ सविवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं, जिनके तहत वो इस बारे में अपना निर्णय कर सकता है और अपने विवेक से निर्णय कर सकता है कि प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाए। जैसे अचानक किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो उस समय राष्ट्रपति के सविवेक शक्तियां काम करती हैं। 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री
राजीव गांधी की प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति कर दी थी। तो ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से अधिकांशतः यही माना जाता है कि प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसका संसद लोकसभा में पूर्ण बहुमत होगा या उसके दल के गठबंधन को बहुमत होगा। तो वर्तमान समय में हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र जी मोदी, और इनका जो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी दल से संबंध रखते हैं, और इनका जो गठबंधन है जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है लोकसभा में, और तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अभी हमने प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में पढ़ा कि नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी योग्यता आपके वही हो सकती हैं जो लोकसभा के सदस्य चुने जाने की होती हैं। इसके अंदर विशेष तौर से मुझे बताने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए आपको कि प्रधानमंत्री के लिए आयु कितनी चाहिए, योग्यता क्या चाहिए। ये वही है जब लोकसभा का जो सदस्य चुना जाता है या राज्यसभा का जो सदस्य चुना जाएगा, उस सांसद चुने जाने की योग्यता होती है, वो प्रधानमंत्री की योग्यताएं सफिशिएंट मानी जा सकती हैं। और इसके साथ साथ मैंने अभी चर्चा तो इस विषय में की है कि वो सांसद होना चाहिए, चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि गैर सांसद व्यक्ति भी, यानी गैर सांसद, भारतीय संविधान इस बात की इजाजत देता है कि गैर सांसद व्यक्ति भी प्रधानमंत्री चुना जा सकता है, प्रधानमंत्री बना जा सकता है। गैर सांसद यानी कि वो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। शर्त यही है कि उसको 6 महीने के अंदर, 6 महीने की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुन करके आना होगा, चाहे वो राज्यसभा से चुनकर आ सकते हैं या लोकसभा से चुन करके आ सकते हैं। ऐसे हमारे 2 प्रधानमंत्री भी हुए हैं, पीवी नरसिम्हा और एच.डी. देवेगौड़ा। यानी जब इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया दोनों को, तो उस समय ये संसद के किसी भी सदन के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, बाद में ये चुन करके आए। यानी ये भी हमारी व्यवस्था है कि गैर सांसद प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। इसके साथ साथ इस विषय में हम कर चुके हैं कि नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की सविवेक शक्तियां भी हैं, सविवेक जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। सविवेक शक्ति यानी उसे इस चीज का आभास अपने विवेक से लेना है कि परिस्थितियां किस प्रकार की हैं और कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर चुने जाने के योग्य बनता है, या किस पार्टी को इतना बहुमत है, या कौन बहुमत तक पहुंच सकता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि यदि उस दल को माइनर है, कुछ बहुमत में कमी है, तो राष्ट्रपति ये सोच सकता है कि जब तक इसको बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया जाएगा तो हो सकता है ये उस निश्चित टारगेट तक पहुंच जाए। इसके साथ साथ यानी कि यदि किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ना मिले, उस अवस्था में भी राष्ट्रपति विवेक शक्तियां हैं वो प्रभावी हो जाती हैं। राष्ट्रपति अपना सविवेक निर्णय लेता है कि किस व्यक्ति को, किस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए। ये हम सब देख सकते हैं कि 1998 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो पूर्ण बहुमत में नहीं थी। उनके पास इतना बहुमत था कि वो सरकार बनाने की स्थिति में थे, तो उनको राष्ट्रपति के द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। वो बात अलग है
कि जब उनको बहुमत साबित करने का मौका दिया गया तो बहुमत साबित नहीं कर पाने की अवस्था में सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। शुरुआती प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है और उसके पश्चात हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की अवधि। अवधि का मतलब कार्यकाल। कार्यकाल 5 वर्ष। भारतीय संविधान में तो ये व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे राष्ट्रपति की मर्जी तक काम करते रहेंगे। लेकिन हमारे लोकसभा की जो कार्रवाई, जो कार्य अवधि है, कार्यकाल है, वो 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री भी अपने पद पर 5 वर्ष तक रहेगा। लेकिन यदि किसी कारणवश लोकसभा समय से पहले भंग हो जाती है या मौजूदा सरकार अपना विश्वास जो है विश्वास मत खो देती है लोगों के उसमें, सांसद के बीच में, तो उस अवस्था में मंत्रिपरिषद समेत प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना होता है। यानी जो अवधि है वो हालांकि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन उस दौरान वो अवधि उस राजनीतिक दल की बहुमत पर आधारित होता है कि उन्हें लोकसभा में कितना समय तक बहुमत प्राप्त रहता है। यानी कि जब तक उन्हें बहुमत प्राप्त रहेगा वो शासन प्रशासन करते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। ये हमने अध्ययन कर लिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल कितना होता है, और गैर सांसद व्यक्ति को भी, यानी आप और हम में से यदि किसी व्यक्ति को भी राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन शर्त यही है कि 6 महीने के दौरान हमें संसद के किसी सदन से चुन करके आना होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के कार्य। जब राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल संभालते ही सबसे पहले क्या काम करता है। मंत्रिमंडल का निर्माण। देश का शासन और प्रशासन चलाने के लिए प्रधानमंत्री को अपने एक सहयोगी टीम की आवश्यकता होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों के योग्यता प्राप्त और माहिर व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अपने उस क्षेत्र का विशेष चलाने का एक अनुभव होता है। तो प्रधानमंत्री जब चुना जाता है तो अपने उस प्रशासन को चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के माहिर व्यक्तियों का, यानी कि चाहे वो वित्त का मामला है, प्रशासन का है, खेल का है, रक्षा का है, विदेश से संबंधित है, गृह से संबंधित है, इस प्रकार के एक विभिन्न मंत्रालयों के लिए एक टीम तैयार करता है। यानी कि सारे व्यक्ति, यानी कि उनको जब वो देता है अधिकार कि ये व्यक्ति गृह मंत्रालय को संभालेगा, ये रक्षा मंत्रालय को संभालेगा, ये विदेश मंत्रालय को संभालेगा, ये प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा एक टीम तैयार की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा उनको नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है। यानी मंत्रिमंडल का निर्माण करने का काम प्रधानमंत्री का है। एक सूची बनाता है जिसके अंदर वो मैंने बताया कि 3 प्रकार से वो निर्धारित करता है मंत्रिमंडल बनाते समय। कैबिनेट स्तर के मंत्री बनाता है जो कि सर्वे सर्वा होते हैं अपने क्षेत्र में, राज्य मंत्री, और तीसरा हमने अभी पढ़ा था उप मंत्री। इस प्रकार से जो सूची राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, यानी कि इनको मंत्री बना दिया जाता है। ये है प्रधानमंत्री का पहला कार्य। तो ये और बताना चाहता हूं कि मंत्री बनाने में राष्ट्रपति की किसी प्रकार का कोई
भाग नहीं लिया जाता, राष्ट्रपति की कोई मर्जी नहीं चलती। जो लिस्ट, जो सूची प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है मंत्रिमंडल से संबंधित, निर्माण से संबंधित, राष्ट्रपति ना तो उसमें कोई नाम काट सकता है, ना उसमें कोई जोड़ सकता है, केवल उसी सूची के अनुसार ही उनको शपथ दिलाएगा। तो मंत्रिमंडल का निर्माण, इसके साथ साथ मंत्रिमंडल में संशोधन का मतलब, आज किसी को यदि मंत्री बना दिया और उसकी विचारधारा पार्टी के साथ नहीं मिलती है, सरकार के साथ नहीं मिलती है, वो सरकार की नीतियों की आलोचना करने लगता है किसी कारणवश, तो प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार क्षेत्र है, या तो वो उससे इस्तीफा मांग सकता है या राष्ट्रपति के पास भेज करके उसको हटा सकता है। यानी कि जब होता है तो उस दौरान प्रधानमंत्री ये पूरी तरह से अधिकार में होता है कि किसी भी मंत्री का मंत्रालय बदल सकता है, मंत्रालय से मंत्री पद की छुट्टी कर सकता है और किसी नए व्यक्ति को किसी डिपार्टमेंट का मंत्री बना सकता है। तो ये कार्य भी प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रधानमंत्री कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये बात हो गई, मंत्रिमंडल का निर्माण हो गया, विभागों का बंटवारा हो गया, मंत्रिमंडल में संशोधन हो गया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री एक तरह से पुनर्गठन से भी यही है, पुनर्गठन इसको भी कह सकते हैं, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, संशोधन की जब भी लगे कि कोई फलाना व्यक्ति या मंत्री ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, सरकारी नीतियों को इम्प्लीमेंट, उस पद से उस लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री वही होता है जिसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, जिस दल से उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का एक तरह से नेता कहलाएगा। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है, ये अध्यक्षता करता है। यानी जब भी मंत्रिमंडल की कोई बैठक का आयोजन होगा, मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन होगा, तो प्रधानमंत्री के द्वारा उन सभी बैठक है वो अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश जारी कर सकता है और किस प्रकार से शासन और प्रशासन में तालमेल, जनता में तालमेल बढ़ाया जाए, इस बारे में भी वो समय समय पर अपने मंत्रिमंडल को दिशा निर्देश देता रहता है। यानी सभी मंत्री और मंत्रिपरिषद अपने कार्य के लिए प्रधानमंत्री के प्रति भी जवाबदेह होते हैं। जब प्रधानमंत्री उसके कार्य से संतुष्ट नहीं होगा तो उसे इस्तीफा मांग सकता है। प्रधानमंत्री इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के साथ साथ कैबिनेट का भी नेता, कैबिनेट का भी नेता होता है। जितना मंत्रिमंडल है उसका भी नेता है। और जब भी राष्ट्रपति से मुलाकात होती है तो वो अपने मंत्रिमंडल के बारे में, विभिन्न प्रकार के फैसलों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करने का जो काम है वो प्रधानमंत्री का होता है। और वो किस हैसियत से होता है? वो कैबिनेट का नेता होने की वजह से, कि कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर ये चर्चा की है, ये फैसला लिया है, तो वो ये सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। तो इस कि प्रधानमंत्री इतना महत्वपूर्ण पद धारित किए हुए है। और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री अपना कार्य सरकार का मुखिया, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। सभी डिपार्टमेंट्स के मंत्रिपरिषद एक तरह से पूरे भारत का जो प्रतिनिधित्व करता है सरकार का, वो प्रधानमंत्री होता है। भारत
अंदर भी और बाहर भी, विदेशों में भी पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व काम करने का, सरकार के मुखिया की हैसियत से जो काम किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और जितने भी बाहर जाकर के संधि समझौते प्रयास किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, वो मुख्य तौर से राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के दौरान ही किया जाता है। नियुक्ति संबंधी कार्य, नियुक्ति संबंधी कार्य या अधिकार, प्रधानमंत्री हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा नियुक्ति की जाती हैं। तो बताना चाहूं कि मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते, सदन का मुखिया होने के नाते, सरकार का मुखिया होने के नाते, कैबिनेट का मुखिया होने के नाते जो भी फैसला प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है वही फैसला कैबिनेट का होता है। तो ठीक इसी प्रकार नियुक्ति संबंधी कार्यों में भी प्रधानमंत्री पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, चाहे वो किसी विदेशों में राजदूत से संबंधित हो, राजदूत नियुक्ति संबंधित हो, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, या राज्यों के गवर्नर हैं, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष हैं, जिन सब की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है उसमें कहीं ना कहीं नियुक्ति संबंधी कार्य में प्रधानमंत्री की जो विचारधारा है, वरीयता की अनदेखी नहीं की जा सकती। नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री अपना निर्णय प्रभावी बनाता है। तो ये प्रधानमंत्री की शक्तियां कह सकते हैं, प्रधानमंत्री के हम इनको कार्य कह सकते हैं। और इसके अलावा एक मुख्य बात मैं और बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है। यानी मंत्रिमंडल के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा, अभी मैंने चर्चा की कि जिस विषय के ऊपर जो कार्य किया जाता है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, या उन्हें राष्ट्रपति को किसी मंत्री या सांसद से किसी प्रकार का ज्ञान लेना है या कौन से कोई बात पूछी जानी है या उसके द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट लेनी है, तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री ही मीडिएटर, बीच की कड़ी का काम करेगा। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर के मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए विभिन्न कार्यों और निर्णयों के बारे में भी सूचित करने का काम प्रधानमंत्री ही करता है। तो ये बच्चों सारे के सारे हमने प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाने वाले कार्य और उनकी शक्तियां के बारे में डिस्कस किया। अब एक छोटा सा पॉइंट इस कार्यपालिका के पार्ट में बचता है, स्थायी। हमने अभी तक ये जो पढ़ रहे थे ये राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा हमने उस दिन सबसे किया था कि स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका के बारे में बताते हुए मैंने उस दिन भी बताया था, आज बताता हूं। स्थायी कार्यपालिका वे केंद्र स्तर के, राज्य स्तर के अधिकारी, सैनिक और असैनिक अधिकारी हैं जो कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में या प्रशासन करने में पूर्णतः सहायता उपलब्ध करवाते हैं, जिसके अंदर हमारे IAS, IPS और विभिन्न प्रकार के उच्च श्रेणियों के अधिकारी शामिल होते हैं। यानी जो भी मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उनको वास्तविक रूप से जमीन पर लागू करने का काम जो करते हैं वो स्थायी कार्यपालिका, या इसको हम नौकरशाह भी कहते हैं, नौकरशाही भी कह सकते हैं। यानी वो परमानेंट अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जो कि सरकार के द्वारा दिए गए कार्यों को वास्तविक रूप से इम्प्लीमेंट करते हैं। उस इम्प्लीमेंट करने का इनकी वो क्या करते हैं, सबसे पहले इनके कार्य क्या हैं, मंत्रियों की सहायता, मंत्रियों की पेशेवर रूप से, यानी कि वो नौकरी करते हैं
पेशेवराना मदद, वो एक तरह से सर्विस करते हुए, यानी आज अगर किसी पार्टी की सरकार है तो वो उसको भी मदद करेंगे, अगर उसी पद पर मौजूद है दूसरी पार्टी की सरकार आ गई और मंत्रियों ने जो दिशा निर्देश दिए वो उनकी मदद करेंगे। यानी कि जो भी मंत्री बनेंगे, जिस महकमे के बनेंगे, वो पेशेवराना रूप से, पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन उनकी मदद करने का काम नौकरशाही करता है। और बगैर नौकरशाही की मदद के मंत्री अपना किसी प्रकार का कार्य करने में भी असक्षम, सरकारी नीतियों को लागू करते हैं, नियम बनाती है सरकारी, जो भी नीतियां हैं सरकारी नीतियों को लागू करने का काम इन्हीं के द्वारा संभव होता है। नीतियों को लागू करना यानी ये अधिकारी ही लागू करते हैं। यदि ये अधिकारी सरकारी नीतियों को लागू नहीं करें तो जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो कोरे नियम बनकर रह जाएंगे। वास्तविक रूप से उनको ग्राउंड्स पर लाने का काम नौकरशाही के द्वारा किया जाता है, सरकारी नीतियों को लागू किया जाता है। विभाग और प्रशासन चलाना, विभाग का प्रशासन चलाना, यानी ये जो अधिकारी हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल्स होते हैं, स्किल प्राप्त होते हैं, योग्य होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उन्हें इस चीज की जानकारी होती है कि इन नीतियों को और अपने प्रशासन को, अपने डिपार्टमेंट्स को किस प्रकार से चलाया जाता है। वो पूरी तरह से शासन और प्रशासन के ऊपर अपनी पकड़ रखते हैं और संविधान के अनुसार प्रशासन को आगे बढ़ाते हैं। यानी ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं कि यदि स्कूल के किसी प्रिंसिपल को ये कहा जाए कि आप सभी सारी क्लासें आप लीजिए, सारा काम कीजिए, तो नहीं होगा। ठीक इसके विपरीत यदि उनके विभिन्न अध्यापक, विभिन्न भाषाओं के अध्यापक, ऑफिशियल कर्मचारी सारी नियुक्ति कर दी जाती हैं और सबको अलग अलग काम बता दिया जाता है, तो स्कूल का प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, सभी विषय अपना पढ़ाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार जो नौकरशाही है वो ऊपर से जो नीतियां आती हैं जिस जिस डिपार्टमेंट के होते हैं उन सबको वो बहुत अच्छे ढंग से लागू करता है, प्रशासन को चलाता है। तो हम देखते हैं कि जो स्थायी कार्यपालिका है, नौकरशाही है, वो सरकारी नीतियों को भी लागू हो गया, हमारे पेशेवरों की मदद हो गई, विभाग का प्रशासन चलाना भी हो गया और इसके साथ प्रदत्त विधान विधि। ये देखिए प्रदत्त विधान विधि, इस तहत जो हमारे कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप है इसके अंतर्गत कानूनों की प्रदत्त विधान विधि की प्रथा चल पड़ी है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, क्या जब कानून बनाया जाता है या विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसका जो प्रारूप होता है उस प्रारूप की व्यवस्था तो संसद के सदनों में होती है, लेकिन जब उसको जनता के अंदर लागू करना होता है वो सारा का सारा हमारे नौकरशाही व्यवस्था के ऊपर आ जाता है। यानी प्रदत्त विधान विधि, प्रदत्त विधान विधि का मतलब होता है जो प्रारूप और जिस रूप में पारित किया गया है उसके अलावा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार भी इसको हम नौकरशाही की मदद से उस विधेयक को लागू करने की जो योजना है वो नौकरशाही के द्वारा होती है। तो हम देखेंगे, हमने आज जो अध्ययन किया है वो यही किया है कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर और स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कार्यपालिका का जो हमारा चैप्टर था जिसके अंदर हमने पूरे पाठ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और स्थायी जो हमारी कार्यपालिका है नौकरशाही के बारे में अध्ययन किया, मैंने पूरा कवर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स लगते हैं तो जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसकी सहायता से आप इस पाठ का रिवीजन कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट्स लगे,
कोई बात पूछनी है तो नीचे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।